आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, हमने इस लेसन में पिछले ये टॉपिक पढ़ा था न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसके ये पॉइंट पढ़े थे द एमरजेंसी ऑफ न्यू डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, और इसके साथ हमने पढ़ा था वॉरफेयर फॉर हेल्थ वेल्थ। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती बाड़ी। क्या होता है, खेती बाड़ी होती है। और इरिगेशन क्या होता है, आवासी, यानी कि खेत को पानी देने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे नहरें आ गई, दूसरी चीज़ें आ गई, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। आवासी, आवासी करना यानी कि आप देना, पानी देना फसल को। तो मैनी, थोड़ा पढ़ते हैं। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोला वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर। कहता है कि चोला डायनेस्टी जो थी, चोला बादशाह जो थे, उन्होंने खेती बाड़ी के लिए कुछ नए तरक्की काम किए थे। जैसे हम लुक एट मैप सेकंड अगेन, अगर हम मैप सेकंड में देखते हैं, हमने पहले मैप फर्स्ट को देखा था पिछली बार, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बताई थी, जैसे दरियाओं के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। इसी तरह मैप सेकंड को हम देखते हैं तो हमें क्या करना है, नोटिस दैट द रिवर कावेरी। आपको मैंने पिछले मैप में बताया था कि रिवर कावेरी जो है ये यहाँ से होता है, यहाँ से आता है, और ये कहाँ पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पड़ता है, जहाँ से इसकी छोटी छोटी शाखें जो है, कैनाल जो हैं, वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। जैसे हम मैप फर्स्ट में देखेंगे, ये है हमारी कावेरी रिवर, है ना, कावेरी रिवर है, तो इसकी जो शाखें हैं वो बे ऑफ बंगाल में आती हैं, पड़ती हैं। तो देखो, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल कैनाल्स बिफोर एम्प्टी इनटू द बे ऑफ बंगाल। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, इसी तरह ये चीज़ यहाँ लिखी है। दीज कैनाल्स, कैनाल्स क्या होती है, नहरें। क्या होती है, नहरें। दीज कैनाल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल साइल ऑन देयर बैंक। तो कहता है कि ये जो नहरें हैं, इनके किनारे पर फर्टाइल साइल, जो जरहेज़ा मिट्टी होती है, वो इकट्ठी होती है। उससे क्या फ़ायदा होता है, देखो, वाटर फ्रॉम द कैनाल्स आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चराइज फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ये जो पानी होता है इन नहरों का, उससे क्या होता है कि खेती बाड़ी के लिए एक मॉइस्चराइजर होता है, यानी कि नमी होती है फसल में, मिट्टी में नमी होती है। पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राई, खासकर जब धान की फसल होती है, चावल की फसल होती है, उसके लिए ये मिट्टी जो होती है ये बहुत ही अच्छी होती है, जिससे फसल ज़्यादा होती है। इसी तरह आगे, आल्थो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एरियर ऑन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु स्टेट की बात करते हैं तो उसके दूसरे हिस्सों में भी ये खेती बाड़ी जो है उसमें भी थोड़ी तरक्की हुई है। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। अगर हम 5वीं और 6वीं सदी की बात करते हैं, ये देखो यहाँ लिखा है 9th सेंचुरी। इसी तरह हम अगर 5वीं और 6वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो यहाँ बहुत लार्ज स्केल में कल्टीवेशन हुई, खेती बाड़ी हुई। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड ऑन सम रीजन। इसमें कुछ इलाकों से जंगलात जो थे वो काट दिए गए। किसके लिए काट दिए गए, फसल के लिए वो जमीन तैयार की गई। और देखो, फॉरेस्ट हैड बीन क्लियर्ड इन द सम रीजन, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इनटू अदर एरिया। और दूसरी जगहों पर जमीनों को लेवल किया गया, बराबर किया गया, ताकि फसल के लिए उसको तैयार किया जाए। इन द डेल्टा रीजन, embankment had to build to prevent flooding and canals had to be the constructed to the carry water to the field। तो ये जंगलात और ये एरिए इसलिए प्लान किए गए ताकि कुछ एरियो में ये नहरें जो हैं वो बनाई जाएं, ताकि खेतों को पानी का इस्तेमाल किया जाए। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन ईयर। तो इन जगहों में साल की 2 बार फसल उगाई जाती है। किसकी फसल उगाई जाती है, खासकर धान की फसल उगाई जाती है। तो धान की फसल वहीं होती है जहां पानी अच्छा हो, और साथ में उसके लिए टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत जो है, वो भी अच्छा होना चाहिए, फिर ये फसल होती है। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली, ए वैरायटी ऑफ द मेथड्स वर यूज्ड फॉर द इरिगेशन। इसी तरह कुछ अगर हम बातें देखते हैं तो कुछ इलाकों में आर्टिफिशियल क्रॉप भी जो है, आर्टिफिशियल पानी जो है वो फसल के लिए दिया जाता है। इसके लिए भी बहुत सारे मेथड जो हैं वो आवासी के लिए किए गए हैं। इन सम एरिया वेल वर डग,
कुछ जगहों पर क्या किया है, बड़े बड़े कुएं निकाले गए हैं जिसकी वजह से खेतों में उसका पानी जो है वो दिया जाता है। इन अदर प्लेस ह्यूज टैंक वर द कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। दूसरी कुछ जगहों पर क्या होता है, जब बारिश होती है तो इसके बहुत बहुत बड़े टैंक बनाए हुए ताकि बारिश हो और बारिश से जो पानी होता है उसको इकट्ठा किया जाए। किस लिए इकट्ठा किया जाए, ताकि जब धान को या फसल को पानी की जरूरत होती है तो वहां से उसको क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। हाँ, तो रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लेबर एंड रिसोर्स। देखो ये जो काम होता है हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, ये जो काम होता है इसकी भी एक प्लानिंग होती है। इसमें भी लेबर और दूसरे जरिए जो होते हैं काम में लाए जाते हैं, जैसे मेंटेनिंग दिस वर्क एंड द डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी द शेयर, कि ये जो पानी हमने इकट्ठा किया है इसको हमने किस तरह से हमने शेयर करना है, कब करना है, जिस सारी प्लानिंग के मुताबिक ही बातें की जाती हैं। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स आर एज वेल एज पीपल लिविंग इन द विलेज टू एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटी। खासकर उस इलाके के जो भाषा है, जहाँ लोग हैं, उन गांवों में जो लोग रहते हैं वो भी इन कामों में बड़ा ही इंटरेस्ट लेते हैं और खासकर ऐसे कामों के लिए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो कल हम आगे करेंगे शुरू। अब हमारा ये लेसन जो है थोड़ा ही रह गया है, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। क्वेश्चन हमने इसके फर्स्ट सेकंड भी किया था और सेकंड के फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो आप थोड़ा इसको समझ लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये है कि व्हाट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकेम ए मेंबर ऑफ ए कमेटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर। चोला बादशाहों ने एक कमेटी बनाई थी। क्या बनाई थी? कमेटी बनाई थी जिसमें जो मेंबर रखे गए थे उनकी क्या तालीम होनी चाहिए थी, उनको क्या उसमें क्या मतलब बातें शर्तें होनी चाहिए थी। तो वो शर्तें हैं, देखो पहली है दैट पर्सन शुड हैव द लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। कहता है वो शख्स जो जमीन जो रेवेन्यू होता है, जमीन का जो रेवेन्यू होता है उसको इकट्ठा करना है, एक शर्त। दूसरा दैट पर्सन शुड हैव हिज ओन होम। वो शख्स इस कमेटी में होना चाहिए जिसका अपना घर हो, अपना मकान हो। फिर तीसरा है पॉइंट द एज ऑफ दैट पर्सन शुड बी बिटवीन 35 to 37 ईयर। कहता वो शख्स इस कमेटी में होना चाहिए जिसकी उम्र कम से कम 35 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होना चाहिए, उसको इस कमेटी का मेंबर बना दिया जाता था। ये उसके लिए शर्त थी। चौथा पॉइंट है दैट पर्सन शुड बी वेल वर्स्ड इन द वेदा। कहता वो शख्स जो वेदास जो बुक है उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। और पांचवा पॉइंट है दैट पर्सन शुड बी द हॉनेस्ट। कहता वो शख्स जो ईमानदार होना चाहिए। ये 5 शर्तें थी जो चोला एम्पायरों ने इस कमेटी के मेंबर के लिए रखी गई थी। इस कमेटी की जो सभा बनी थी उसके लिए जो मेंबर रखे गए थे उनके लिए ये शर्तें रखी गई। तो इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा लर्न करके आना है, नज़र लगाना है। तो उसके बाद हम आगे करेंगे, कल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे। इसी के साथ खुदा हाफिज़, नमस्कार।